गाइस, वेलकम बैक टू एडुहैप। मैं हूं आपकी योगिता मैम और आज हम लेके आए हैं एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक। ठीक है, बहुत बच्चों को ऐसे डाउट होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स, है ना। अब बिफोर स्टार्टिंग विद कि हम नोट्स कैसे बनाएं, पहली चीज सबके दिमाग में आती है कि क्या मैम अपने खुद के नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग सेल्फ नोट्स, है ना। क्या इंपॉर्टेंस होता है? ऑब्वियसली होता है यार, जब तुम खुद के हाथों से लिखते हो ना तो तुमको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहती है। ठीक है, तो जब आप रिवाइज करने जाओगे एग्जाम टाइम के टाइम पे, जब आपको रिवाइज करना है, आपने खुद ने लिखा है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके खुद के सेल्फ नोट्स हो, क्योंकि आपका रिवीजन और इजी हो जाता है। वहीं पे अगर आपने है ना पूरा टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो और नोट्स नहीं बनाया है, तो उस टाइम पे आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि अरे भाई इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ूं मैं। ठीक है, वो सब चीज नहीं करनी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही सेल्फ नोट्स बना लो सो दैट आपकी जिंदगी इजी हो जाए। ठीक है, अब सेल्फ नोट्स बनाने कैसे हैं? सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है कि पहले आप देखो सिलेबस क्या है ना। सीबीएसई में आपको भी पता है कुछ चीजें डिलीट होती है, कुछ ऐड हो जाती है, राइट। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके टाइम का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। ओके, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वाले वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस क्या है। ओके, फिर दूसरी स्टेप जो आप करते हो वो क्या करते हो कि आप टेक्स्ट बुक लोगे, खोलते ही पढ़ते ही एकदम ऐसे नोट्स बनाना शुरू नहीं करना है। पहले टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को समझो कि क्या क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, एक बार आपको समझ गया कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीजें हैं, फिर आप अपने नोट्स बनाना शुरू करोगे। समझ में आया? तो जब आप नोट्स भी बना रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक या ब्लैंक पेजेस को भी साथ में यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है चलो जानते हैं, है ना। पहली चीज, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आप क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज आप कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे हैं, हम हाईलाइटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाईलाइटर से हमने इंपॉर्टेंट लाइन्स मार्क कर दी। फिर दूसरी चीज आप यूज कर सकते हो फ्लैग्स। अब फ्लैग्स क्या होता है ना, फ्लैग्स ऐसे एरो शेप का होता है। ओ, फ्लैग कैसा होता है, एक एरो शेप का होता है। दो टाइप के होते हैं बट मैं आपको एरो शेप वाला बता रही हूँ। ठीक है, अब ये जो एरो शेप है उसको आप कैसे यूज करोगे। अब मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मैंने हाईलाइटर यूज करके है ना डिफरेंट लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है मेरे टेक्स्ट बुक में, वो मैंने मार्क कर ली। बट ऐसी कुछ लाइन्स है जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाइन तो मैं मिस ही नहीं कर सकती या कर सकता हूं। ठीक है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, जैसे आपका ये पेज है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके सामने आपने लगा दिया फ्लैग। ठीक है, फ्लैग से आपको क्या होगा कि जब आप रिवाइज भी कर रहे हो तो आपको है ना वो लाइन ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी दोस्त ने बताया कि यार वो वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक की, अब आप है ना ढूंढने में लग गए कि कहाँ है वो लाइन, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वहीं पे अगर आपने फ्लैग लगा के रखा है तो आपको पता है कि हाँ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस वजह से आप क्या यूज कर सकते हो, उस वजह से आप आपका फ्लैग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है निमोनिक्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो। जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जब आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है तो आप कैसे करोगे, बहुत इजी, निमोनिक्स यूज करोगे। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें सबको क्लियर है कि टेक्स्ट बुक में आप क्या क्या कर सकते हो। टेक्स्ट बुक को एकदम भर नहीं देना है। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम नोटबुक या फिर ब्लैंक पेजेस यूज करेंगे। ठीक है, अब साथ साथ में कैसे यूज करें, तो बहुत इजी वे है। अब कैसे यूज करेंगे हम नोटबुक या ब्लैंक पेपर। पहली चीज जो मैं एडवाइस करती हूँ वो ये करती हूँ कि आप ब्लैंक पेजेस यूज करो। क्यों? क्योंकि ब्लैंक पेजेस को है ना कैरी करना ईजी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैप्टर है, कुछ पेजेस में ही आया होगा तो मैं आराम से वो पेजेस कैरी कर सकती हूँ। वहीं पे अगर मैंने नोटबुक ले रखी है इतनी मोटी और उसमें है ना मुझे फर्स्ट चैप्टर ही चाहिए, तो फिर मैं पूरी नोटबुक लेके कैरी करूँ और ये सब करूँ, वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कैरिंग के लिए इजी है ब्लैंक पेजेस। दूसरी चीज है, जब आप कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, ये सारी चीजें बनाते हो तो ब्लैंक पेजेस में काफी सुंदर लगता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ब्लैंक पेजेस ज्यादा यूज करते हैं। दूसरी चीज जो आपको यूज करनी है, कलर्ड पेन्स यूज करो। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि है ना बहुत सारे कलर्ड पेन्स यूज करो और ये भी करो और ये पेन भी यूज करो, नो, 3 ही कलर यूज करो, जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड। ठीक है, ये 3 कलर हम यूज करके भी अपने नोट्स को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब कलर्ड पेन यूज करने का बेसिक फंडा क्या है,
ठीक है। सो साइंटिफिकली ऐसा भी प्रूवन है कि जब आप कलर्ड चीजें देखते हो ना तो आपको वो चीज पढ़ने का ज्यादा मन करता है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा, किया मतलब आपने किया है कि नहीं वो आपको पता है, बट मैंने तो जरूर किया था कि जब मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ, ठीक है, और वो पूरी बुक अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं एक पॉइंट के बाद बहुत बोर हो जाती थी कि यार पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें कुछ पिक्चर्स होने चाहिए थे, कुछ कलर डायग्राम्स होने चाहिए थे, राइट। सो उस केस में क्या हो जाता है कि अगर वहीं पे दूसरी बुक है जिसमें है ना बहुत कलरफुल चीजें हैं तो मुझे वो बुक ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। सो अगर वही चीज हम अपने नोट्स में करें कि हमने 3 कलर यूज किए जिससे मैंने नोट्स को थोड़ा सा कलरफुल बना दिया, ज्यादा नहीं यूज करना है, 3 कलर यूज करो बस, दैट इज इनफ। तो उससे क्या होगा कि आपको भी वो नोट्स पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा कि हाँ चलो पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम एक पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है, अगर एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ मेरे सामने है तो मैं पहले तो डर जाऊंगी कि अरे बाप रे इतना बड़ा पैराग्राफ मैं कैसे याद रखूं, बराबर है। सो वही चीज को जब हम लोग है ना पेजेस में एकदम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि मुझे पता है कि फर्स्ट पॉइंट में ये चीज मैंने लिखी है, सेकेंड पॉइंट में ये चीज लिखी है, ठीक है। सो पॉइंट वाइज चीजें याद करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पूरा का पूरा बड़ा पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है मैम? सो बहुत इजी है। अब कई बार होता है ना फिजिक्स के ज्यादातर जो डेफिनेशंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, हमें बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वो टेक्स्ट बुक में लिखा क्या है, ठीक है। सो आपने अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख लिया, एक बार इंग्लिश में भी लिख लिया, अपने ओन वर्ड्स में लिखो। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटते अपने ओन वर्ड्स में लिखने के, बट इंग्लिश में होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। बट अपने नोट्स में आप हिंदी, मराठी या फिर आपकी गुजराती, कोई भी लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप उसका मीनिंग साइड में लिख सकते हो विद अ पेन, या फिर पेंसिल भी यूज कर सकते हो, सो दैट आपको पता हो कि हाँ ये लाइन मैंने लिखी तो है बट इसका रियल मीनिंग क्या है, ठीक है। सो अपने ओन वर्ड्स यूज करो। देन दूसरी चीज है कि PYQs मेंशन कर सकते हो। अब PYQs कैसे मेंशन करेंगे? बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, कौन सा टॉपिक ले? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ते ना मुझे नहीं पता कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वहीं पे मैंने क्या किया, जो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब मैंने देखे। अब मुझे पता है कि है ना फोटोसिंथेसिस चैप्टर से एक पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हमने लिख लिए। तो जब मैं रिवाइज भी कर रही होंगी तो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चंस अगर मेरे अभी एग्जाम में भी आएंगे तो मुझे बहुत ईजी हो जाएगा उसको आंसर करना, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, अपने PYQs भी मेंशन करो। नेक्स्ट क्या है कि फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाओ, है ना, ज्यादा अच्छे से आपको याद रहता है। अब आपने देखा होगा ना, दृश्यम देखी है सबने, तो दृश्यम में देखो वो बोलता है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 और 3 अक्टूबर, ऐसे विजुअलाइज कराता है, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन जो है ना वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है रादर देन जो हमने नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। थियोरी से ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। सो वैसे अगर आप लिखोगे अपने नोट्स को तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा एज कंपेयर टू जो हमने पूरा बुक में थियोरी पढ़ी हो, ठीक है। आप भी देखते हो ना बुक्स में कई बार दिए होते हैं पूरे ऐसे फ्लो चार्ट्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं, जैसे अमीबा का डाइजेशन कैसे होता है उसका पूरा डायग्राम है। तो वो डायग्राम से हम ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं, हमें स्टेप्स याद होते हैं कि हाँ ठीक है पहले अमीबा ने ऐसे एनगल्फ किया फिर अंदर चला गया, है ना, वो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। नेक्स्ट क्या है, मेक फॉर्मूला विथ बॉक्स, ठीक है, मार्क फॉर्मूला विथ बॉक्स। अब क्या होगा, जैसे फिजिक्स का आपको डेरिवेशन कर रहे हो, ठीक है। सो वहां पे आपको क्या मिला, एंड में एक फॉर्मूला मिल गया। अब फॉर्मूला अलग से हाईलाइट करने के लिए हम बॉक्स यूज कर सकते हैं या आप दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे बबल्स यूज कर लिया, जो भी यूज करना, मतलब मैं तो ज्यादा बॉक्स यूज करती हूँ तो इसलिए मैंने बॉक्स लिखा है, ठीक है। सो आप फॉर्मूला को हाईलाइट करने के लिए बॉक्स यूज कर सकते हो। वहीं पे मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ में तो इतने सारे फॉर्मूला होते हैं यार, तो वहां पे क्या मैं हर बार ऐसे फॉर्मूला को बॉक्स करती रहूंगी? नहीं। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फॉर्मूला शीट बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला शीट का बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मैथ इज समथिंग जहां पे आपको है ना लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो हमने है ना पूरे सारे चैप्टर्स के
सारे फॉर्मूलाज एक शीट में डाल दिए और हम एग्जाम के पहले सिर्फ वो शीट ऐसे लेके एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली आपने पहले ही रिवाइज किए होंगे, मैं लास्ट मोमेंट की बात कर रही हूँ कि आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, ठीक है। इवन आप जब रिवाइज भी कर रहे हो अपने टाइम पे, जब आप कॉन्सेप्ट के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उस टाइम पे भी अगर आपके पास फॉर्मूला शीट है तो फॉर्मूला देखते ही आप फिर सम्स भी कर सकते हो, ठीक है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेक योर ओन सिंबल्स। अब मेक योर ओन सिंबल से क्या मतलब है कि कई बार है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यू में 3-4 साल पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसको अलग अलग सिंबल से दिखा सकते हो कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं ना ऐसा सिंबल यूज करती थी, एक क्रॉस ले लिया और डॉट्स डाल दिए। आप ये भी यूज कर सकते हो कि आपने सिर्फ ऐसे डबल टिक कर दिया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप अपना खुद का सिंबल बना सकते हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या ये ऐसा है, वो आपके हिसाब से, ओके। एंड लास्ट चीज जो आप करोगे वो क्या है, एक्स्ट्रा पेजेस हमेशा रखना है। क्यों रखना है, बिकॉज जब आप दूसरी बार वो चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार आपने पढ़ा वो 2-3 जो हमने टेक्स्ट बुक का सारा रिवीजन किया वो तो ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझा बेसिकली, पहले 2-3 बार हमने पढ़ के कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने नोट्स बनाए। अब वो जो नोट्स हम रिवाइज कर रहे हैं ना, उस टाइम पे भी हमें कई बार ऐसे रियलाइज होता है कि अरे यार शिट, ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट तो रह गया मुझसे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ के रखे हैं तो आप वो एक्स्ट्रा पेजेस में वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। और आपके जो मैप्स और ग्राफ्स होते हैं वो भी आप उन नोट्स में ही अटैच करके रखो, सो दैट क्या होगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, सो आपका टेक्स्ट बुक भी सामने है, आपके नोट्स भी सामने हैं, और उस नोट्स और टेक्स्ट बुक में हर एक चीज है ना, आपको कुछ और यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब नोट्स भी बना रहे हो तो आपको रेफरेंस बुक भी अगर यूज करनी है तो वो रेफरेंस बुक भी यूज करके फिर ही वो नोट्स बनाओ, सो दैट एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करना है आप सिर्फ वो टेक्स्ट बुक और वो नोटबुक ये दोनों लेके ही बैठे हो और इसी से आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बुक हम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहे, ठीक है। जल्द ही हम एक और ऐसे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। आई होप ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, ठीक है। बाय।